क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये खामोशी जो है वो सत्ता के पक्ष में नहीं या यूं कहे कि सत्ता को लेकर के एक निराशा है? अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो ये दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। मेरी इन पार्लियामेंट्री एरिया में घूमते हुए तमाम मतदाताओं से बात हुई। उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन वो ये कह रहे थे आएंगे तो मोदी जी ही। यूपी में जो तमाम सीटें हैं, पिछले बार का परफॉर्मेंस क्या भारतीय जनता पार्टी अचीव कर पाएगी या उससे ज़्यादा हो? 14 की तुलना में जब आप देखेंगे तो नुकसान होता दिखाई दिया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा फर्क नहीं पड़ा था। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में जो मैं होता हुआ अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा। क्या आपका आकलन है पिछला वाला जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट हो पाएगा? लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जितना अभी मेरे साथी तीनों ही साथी चारों ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को हटाने का कोई फीलिंग समाज में नहीं दिखाई दे रही। और जब ये फीलिंग नहीं होती है तो किसी को चुनने की भी फीलिंग कम ही होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2019 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हम आप पहुंचे हैं जर्नलिस्ट कैफ़े, एक ऐसी जगह जहां लखनऊ के तमाम नामचीन पत्रकार, एक्सपीरियंस्ड वन, वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं। मुझे लगा कि ये सबसे सही जगह है उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए। तो हमारे साथ 5 लखनऊ के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन समझना ये है कि उत्तर प्रदेश में 3 फेज़ में ऑलरेडी चुनाव हो चुके हैं, 4 बाकी है। 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हो सकता है, और ये जो सबसे बड़ा बैटल जो चल रहा है रायबरेली और अमेठी, राहुल गांधी जीतेंगे या हार जाएंगे, अमेठी में क्या होगा, तो ये कई सारे सवाल जवाब हैं, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से, लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकारों से। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पे। ये बताइए, क्या अब तक जो 3 फेजेस में जो चुनाव हुए हैं, पहले उस पर बातचीत हम लोग करेंगे कि क्या लग रहा है कि पिछले बार वाला जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट था वो वैसा ही रहेगा? उसमें मैं ही नहीं, पूरा देश ये देख रहा है कि 3% वोट कम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हम सब पत्रकारों के लिए, हम लोग लखनऊ में रह के विश्लेषण पहले चरण से हमेशा से करते आए हैं। पहली बार शुरुआत के 2 चरणों में मुश्किल हुई कि जो वोट कम हो रहा है वो आखिर किसका कम हो रहा है, क्योंकि ना किसी को बनाए रखने की लहर दिख रही थी और ना किसी को हटाने की लहर दिख रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो वोट परसेंटेज किधर जा रहा है। लेकिन तीसरे चरण आते आते जो हम लोग के सब साथी हैं उन लोग से बातचीत हुई तो लगा कि एक खामोशी सी है, और उस खामोशी का जो विश्लेषण किया हम लोग ने, तो ये खामोशी उसी तरह की नज़र आ रही है जिस तरह की उत्तर प्रदेश का जो योगी 2 जो सरकार बनी है उसमें जिस तरह का माहौल था कि एक शांति थी और ये नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, और लोग ये इसका विश्लेषण कर रहे थे कि सरकार जाने वाली है। तो कमोबेश जो जनता की शांति है या जो कुछ प्रतिशत वोट कम हो रहा है वो बड़े ही शांत तरीके से पोलिंग हो रही है। लेकिन मैं इसको दावे के संग कह सकता हूं कि जिसके पक्ष में पोलिंग हो रही है उसके पक्ष में ही हो रही है और क्लियर कट हो रही है। जैसे कि यूपी का पिछले कुछ दिनों से चुनाव जो तरीका बन चुका है पिछले 4 चुनाव से कि एक बार बीएसपी को फुल फ्लैश की गवर्नमेंट दे दी, एक बार सपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी, 2 बार बीजेपी को सरकार दे दी। तो इन 80 सीटों में जिसको भी पोल हो रहा होगा उसको मैक्सिमम हो रहा होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी भी हैं। आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि जिसके तरफ भी जा रहा है वो किसके तरफ जा रहा है ये अंडर करंट पता नहीं है, लेकिन जिसके तरफ भी जा रहा है प्रचुर मात्रा में जा रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल ये एक हमेशा डिबेटेबल रहता है कि जब कम टर्नआउट हो रहा होता है वोटिंग का, तो जब ज़्यादा होता है तो लोग कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, कुछ बदलाव होने वाला है। कम हो रहा होता है तो हर एक अपने अपने लिहाज से देखता है। जब जो अभी 3 चरण हुए, तीसरे में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन 2 चरणों में जिस तरीके से कम वोटिंग हुई उसके बाद से
विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये देखिए पूरा हमारे पक्ष में सारा जा रहा है। सत्ता पक्ष थोड़ा झिझक के तौर पर तो देख रहा था, लेकिन उसको भी उम्मीदें उसमें दिख रही हैं। लेकिन अभी तक जो आकलन एक लोगों का रहा है, एक सामान्य तौर से आकलन रहा है कि उसमें ना तो कोई ऐसी छटपटाहट है जहां पर कोई बहुत सत्ता को बदल देने की तीव्र उत्कंठा दिखाई दे रही है, और ना ही कहीं पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को बहुत लोग पलक पावड़े बिछाए हुए किसी और को सत्ता देने के लिए तैयार हैं। ज्ञानेंद्र जी हैं ये, और जब से मैं यहाँ जर्नलिस्ट कैफ़े में आया, सारे लोग मैंने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ के, और तमाम पत्रकार ये कहते हैं कि बिल्कुल एक गॉडफादर हैं लखनऊ के पत्रकारों के बीच। मनीष जी, आप ये बताइए कि एक तो इन दोनों की बातों से ये समझ में आ रहा है कि एक मायूसी है, क्लियर कट जो है, पब्लिक जो है वो सामने आकर के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। किसके तरफ जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में मालूम होगा, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इस बार जो है मोदी गए, क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये खामोशी जो है वो सत्ता के पक्ष में नहीं, या यूं कहे कि सत्ता को लेकर के एक निराशा है? यूपी की बात करें तो अभी जो 2 चरणों में चुनाव शुरुआत में हुआ, वो जिन क्षेत्रों में हुआ था वो जाट बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो ये दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, कि हमारा वोट कम हो रहा है या उनका वोट कम हो रहा है। ये तो जब बैलेट बक्से वो खुलेंगे, जब ईवीएम खुलेगी तब समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही तीसरा चरण देखें तो मतदान प्रतिशत थोड़ा बेहतर हुआ है। अब ये पैटर्न बनता है धीमे धीमे, जब ईस्टर्न यूपी की ओर चलता है तो किसी पार्टी को बढ़त मिलना शुरू होती है, सबके दावे अपने अपने अलग अलग रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं कहूँगा, एक तो मौसम का असर, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ हैं उनका असर, और प्लस उदासीनता जो पब्लिक का अपना जो होता है ना, उनका स्थानीय मुद्दे तो कोई है नहीं लोकसभा चुनाव में, तो उनका कभी लगाव रहता ही नहीं लोकसभा चुनाव में, इसलिए वो लहर सी नहीं दिखती है, वो माहौल नहीं बनता है यूपी में कभी, यूपी में या पूरे देश में आप मान लो। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि 2014 में जो एक मोदी के नाम पे लहर था वो थोड़ा सा इस बार लग रहा है कि थोड़ा शाइन उसका कम हुआ है। देखिए, मेरे जो 3 साथी बात कह रहे थे, मेरा मतलब सोचने का नज़रिया। आप सर अपना ज़रा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम परवेज़ अहमद है, तकरीबन 20 साल से लखनऊ में जर्नलिज़्म कर रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण, अमर उजाला, भास्कर और ईटीवी जैसे अखबारों में मैंने ये वक्त गुजारा है अपने जर्नलिज़्म का। तो जो मेरे ये तीनों साथी बात कह रहे हैं, इससे थोड़ा सा मेरा सोचने का नज़रिया अलग है। एक मनीष भाई से थोड़ा सा उस पर इत्तेफाक है कि जो पहले 2 चरण थे वो मुस्लिम और जाट बाहुल्य हैं, और मुसलमानों ने क्लियर कट संकेत दिया है कि वो अगेंस्ट द बीजेपी वोट कर रहे हैं। तो एक तो संकेत ये हो गया कि जिन पार्लियामेंट्री एरिया में 30 से और 40% तक, यहाँ तक कि 48% तक रामपुर में मुस्लिम मतदाता है, वो उसका जो टर्नआउट हो रहा है वो बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। दूसरी तरफ जिस मतदाताओं की उदासीनता की बात हो रही है, उसको उनके आश्वस्त अंदाज की तरफ देखिए। ऐसा लगता है कि वो इस बात से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आने जा रही है, इसलिए आराम कर रहे हैं। वो आराम मतलब मत में नहीं जा रहे हैं। मेरी इन पार्लियामेंट्री एरिया में घूमते हुए तमाम मतदाताओं से बात हुई, उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन वो ये कह रहे थे आएंगे तो मोदी जी ही। अब आने वाले चरणों में जैसे थोड़ा सा मुस्लिम पॉपुलेशन से बाहर का एरिया आएगा, अभी रुहेलखंड और आलू पट्टी से बाहर निकल के जब हम चौथे चरण में जाएंगे, तब वो ट्रेंड दिखाई देगा कि बेसिकली वो लड़ाई किस तरफ जा रही है। आप भी एग्री करते हैं इस बात? देखिए, अभी तक इस जो सारी बातें सारे सीनियर्स ने कही हैं वो कहीं ना कहीं सही तो है, लेकिन एक चीज़ आप ये समझिए कि हर साल हर बार वोटर बढ़ता है। आज ही जैसे लखनऊ में आप देख लीजिए तो लखनऊ और मोहनलालगंज जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसमें 8 लाख वोटर बढ़े हैं। अब ये वोटर जो बढ़े हैं ये किधर जाएंगे? ये कोई विपक्ष के पास जाएंगे या सत्ता पक्ष के पास जाएंगे, ये तो भी कहना मुश्किल है। लेकिन अमूमन जो देखा गया है और दूसरी एक चीज़ देखिए, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो उसके पहले मूवमेंट हुआ था, तब सत्ता बदलने का एक सिस्टम आया था। अभी 2014 से लेके 2000
24 आ गया है, लेकिन कोई एक मूवमेंट कहीं अगर आपको दिखाई दिया हो, या एक बहुत बड़ा बदलाव को लेकर दिन भर चल रहा हो, सत्ता पक्ष को हटाना है या विपक्ष एकदम आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो ये कहना है कि वोटर किधर जा रहा है, ये धीरे धीरे ट्रेंड में आगे और बढ़ेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वोट परसेंटेज एक जैसा है। जब वोट परसेंटेज थोड़ा सा डाउन होता है तो आगे जो मतदाता होता है वो सोचता है कि अगर उसको वो सरकार लानी है, जैसे अभी सर ने कहा कि अगर ज़्यादा वोट परसेंटेज होता है तो लगता है सत्ता पक्ष का नुकसान हो गया, और कम पक्ष जब कम होता है तो लगता है कि नुकसान नहीं हुआ। तो वोटर अब भी दिखेगा। अब ये आप लोगों की बातों से लग रहा है कि बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक गेस करते हैं हम लोग कि यूपी में जो तमाम सीटें हैं, पिछले बार का परफॉर्मेंस क्या भारतीय जनता पार्टी अचीव कर पाएगी या उससे ज़्यादा हो? पिछली बार जो कॉम्बिनेशन था वो सबसे ताकतवर भी कॉम्बिनेशन था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर साथ आ जाती है तो उत्तर प्रदेश में 90 के दशक में भी एक बड़ा बदलाव किया था। तो 2019 में जिस तरीके से जो बदलाव की बात समझी जा रही थी, सोची जा रही थी, और सियासी विश्लेषक मानकर चल रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जब गठजोड़ होगा तो ओबीसी, दलित, मुस्लिम एक बड़ा ऐसा जो समीकरण हो रहा था कि उससे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस, रायबरेली पर सिमटी और बाकी 10 और 5 समाजवादी पार्टी, 10 बीएसपी के पास और वो 5 समाजवादी पार्टी के पास, उनके परिवार के लोग। और तो आप ये, चूंकि दिक्कत यही है कि राजनीतिक विश्लेषक या हम जब कहीं बैठकर वोटिंग की बात करते हैं तो ये अंकगणित सामान्य नहीं होता है, जहां पर 3 + 2 5 होते हैं। राजनीति में कई बार 3 + 2 0 भी, 0 भी हो सकता है, और वो दिखाई भी दिया जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ जुड़े। हम आकलन कर रहे थे, जो लखनऊ और दिल्ली में बैठे पत्रकार थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो कह रहे थे, वो आकलन कर रहे थे, इतने ओबीसी, इतने यादव हैं, इतने दलित हैं, और ऐसा मिल जाएगा तो ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन, वो 55-60% का वो जोड़ के कर रहे थे। लेकिन जब जमीन पर क्या हुआ कि वहां पर तो नाराजगी का भाव, या पिछले 2 दशकों से तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं में संघर्ष चल रहा है, तो वो ऊपर नेता जुड़ गए हों, दल जुड़ गए हैं, लेकिन दिल तो नहीं जुड़े थे, और उसका परिणाम दिखाई दिया। 2019 में कोई बहुत नुकसान बीजेपी का 14 की तुलना में जब आप देखेंगे तो नुकसान होता दिखाई दिया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा फर्क नहीं पड़ा था। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में जो मैं होता हुआ अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा। एक बात और है कि जब ये कहा जाता है कि भाई ये पार्टी के खिलाफ या कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, तो जीतने वाले की जो कैपेसिटी, उसका भी आकलन ज़रूरी है कि क्या वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दे हर बार होते हैं, लेकिन उसके लिए संगठन, लीडर और जो चैलेंजर है उसका अपना कंस्टेंट जो लगातार प्रयास करने की एक जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो यूपी में क्या अखिलेश यादव डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हैं कि एक बहुत ही डायनामिक विपक्ष जिसने अपने संगठन को भी मजबूत किया, ग्राउंड लेवल पे भी काम किया, और ही कैन टेक ऑन ये जो बीजेपी का जो एक इलेक्शन मशीन है, क्या ऐसा आभास होता है? इस देश में लोग विचारधारा पे वोट और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसी होती हैं उस पर वोट कम करते हैं, कैरिस्मेटिक लीडरशिप पे ज़्यादा वोट करते हैं। केवल 84 का हटा दीजिए कि जिसमें राजीव गांधी पीएम बने थे, वो इंदिरा गांधी की मौत की एक संवेदना थी, उसका चुनाव था। जो 77 का चुनाव था उसमें कोई कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी नहीं, अगर थी तो आप जेपी को मान लीजिए, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो वो भी चुनाव ऐसा था कि जिसमें आप नहीं कह सकते कि कैरिस्मेटिक लीडरशिप को चुनना चाह रही है कोई जनता। तो मेन जो है इसके आधार पे आकलन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उसका बड़ा नुकसान हुआ है, मुझको लगता है कि दोनों पार्टियों ने एक खेल गलत कर दिया या गलत तरीके से हो गया। जैसे बीजेपी की तरफ से नारा लगा कि अब की बार 400 पार, जैसे परवेज जी कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, उसका असर है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गर्मी देख रहे हैं या उनका इच्छा नहीं कर रहे जाने की, वो कह रहे हैं यार 400 नहीं है कि 425 आ जाए, कौन सा 272-73 में तो सरकार बन जाती है। इसी तरह कांग्रेस से गड़बड़ी हुई, जो लगातार विपक्ष ये कहता रहा कि जो ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बटन दबाओ और वोट जाता है बीजेपी को, तो उसका भी बड़ा असर है। मेरे कई लोग से बात हुई, बल्कि लखनऊ के 1-2 लोग से बात हुई जो कहते मैं वोट देने नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे, तो क्या है कि भैया देखो 3 फेज में
जो है कांग्रेस बहुत बुरी तरह से जीत रही है, उनका अपना आकलन था, और बीजेपी हार रही है। तो हमने कहा तब क्यों नहीं जाएंगे, आप तो बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो कहे नहीं यार, वोट कहीं भी दो जाएगा बीजेपी को। तो दोनों तरफ से इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो ये मेरा जो आकलन है, जो वोट कम हो रहा है वो पूरा का पूरा बीजेपी का या पूरा का पूरा विपक्ष का नहीं कम हो रहा है, दोनों के हिस्से में वोट साइड से कम हो रहा है। क्या आपका आकलन है, पिछला वाला जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट हो पाएगा? नहीं, देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ, राजनीति में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जितना अभी मेरे साथी तीनों ही साथी चारों ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को हटाने का कोई फीलिंग समाज में नहीं दिखाई दे रही है। और जब ये फीलिंग नहीं होती है तो किसी को चुनने की भी फीलिंग कम ही होती है। तो जो जिसके अंदर की विचारधारा या जो पार्टी लाइन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2019 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले से बेहतर आपको भी लगता है? तो हमारे साथी लोगों ने कहा ना कि अभी एंटी कैम्पेंसी वाला कोई माहौल नहीं है, तो क्लियर कट आपको यूपी में कम से कम, अभी जैसे राम मंदिर मुद्दा है, उस पर आपको कोई बात करता हुआ दिख नहीं रहा है। अब ये ईवीएम जब हैक हो गया, ईवीएम जब खुलेगी तब समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। अभी राम मंदिर पे कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, तो ये ईवीएम बताएगी। आपने अच्छा क्या है ये बताइए, योगी फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, यूपी में तो योगी डबल इंजन की सरकार हम जब बात करते हैं तो अमित शाह और मोदी की बात नहीं होती है। यूपी में डबल इंजन मतलब मोदी और योगी ही हैं। आपको लगता है योगी फैक्टर काम करेगा? देखिए, योगी फैक्टर अगर देखा जाए तो काम करेगा ही। 2-3 चीज़ें आप देखिए, इस इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक यूपी में एक माहौल था कि माफिया बहुत हावी थे, और इधर देखिए माफियाओं में कमी आई है। भाई चाहे जैसे भी कमी आई हो, ये नहीं कह सकते कैसे कमी आई है, लेकिन कमी आई है। और दूसरी चीज़ एक देखिए कि जिस तरीके से पहले जो स्थिति थी कि सपा बसपा आरएलडी, अब स्थिति है कांग्रेस लड़ रही है 17 सीटों पे, और समाजवादी पार्टी बची हुई सीटों पे लड़ रही है। तो आप ये समझ लीजिए, जब कांग्रेस खुद 17 पे लड़ रही है तो स्थिति क्या होगी।